हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी का आज डे है। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर का ये लास्ट वीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इकोनॉमी की एंड पैरेलली दोस्तों कुछ सितंबर से भी जुड़ी यहाँ पर एक दो न्यूज़ जो कि इम्पैक्ट डालती हैं वैसे अक्टूबर की न्यूज़ पर भी। एंड इनफैक्ट जैसे हमें लेटर ऑन कवर भी करनी थी, हमारा सितंबर मिस हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रैपिडली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहली बात है ये है PLI प्लान को सरकार चाहती है एक्सपैंड करना। तो सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों समझना कि PLI प्लान होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन दैट मीन्स सरकार ऐसा नहीं कह रही कि अगर आप कुछ आप आइए बनाने, हम आपको इनिशियली लैंड में या इसमें कुछ सब्सिडी देंगे तो वो भी मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार चाह रही है कि आप जितना प्रोड्यूस करेंगे सामान उसी के हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलते जाएंगे। तो ये पर्टिकुलरली सरकार चाहती है इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करना। बहुत टाइम से ये स्कीम चल रही है, लेकिन अब यहाँ बात क्या हो रही है कि सरकार चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको और वाइडन किया जाए और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को इसके दायरे में लाया जाए। ठीक है, जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको और इंसेंटिव्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इंक्रीमेंटल सेल्स मतलब इंक्रीमेंटल सेल्स का मतलब क्या हुआ, जितना एक्स्ट्रा आपका सामान बनता है और बिकता भी है। सिर्फ सामान बनाने से ही कुछ फायदा नहीं होगा, उसको बिके भी तो ऐसा सामान भी हो जो मार्केट में जिसकी डिमांड भी हो। ठीक है, तो मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा पर ये पहले था इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हमें बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा देश बहुत सारा सामान बाहर से इंपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली चाइना। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि हाँ हमारे यहीं पर ही आत्मनिर्भर भारत बने हम एंड अकॉर्डिंगली सामान यहाँ बने। देन इसके लिए सरकार ने यहाँ पे जो 5 साल की जो स्कीम चलाई थी, बेस ईयर रखा है 2019-2020 को। एंड इसीलिए पर्टिकुलरली IT मिनिस्ट्री एक्सेट्रा ने यहाँ पे बहुत सारी जो स्कीम्स दी हैं। सरकार चाहती है जैसे जो ना आपके मोबाइल फोन्स में जो चीज़ें होती हैं यूज़, फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ठीक है, एंड रेजिस्टर्स एक्सेट्रा, नैनो पार्टिकल जो नैनो कंपोनेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो सभी यहाँ पर हम बनाएं। एंड इनफैक्ट जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दोनों को ही हम चाहते हैं प्रमोट करना इंडिया में, ताकि हमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो अभी इसीलिए इसको PLI को क्या कहा जाता है, इसको आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम कहा जाता है कि आप जितना सामान बनाएंगे एंड और एक्स्ट्रा बनाएंगे, अगर इंक्रीमेंटल भी अगर आपका जो वहाँ पर जो और सामान एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होना शुरू होता है, सरकार आपको इंसेंटिव्स देगी। कैश इंसेंटिव्स मिलेंगे आपको 5 से लेके 7 साल तक। दैट मीन्स डबल बेनिफिट, एक तो आपका सामान एक्स्ट्रा बन रहा है, बिक रहा है, पर प्लस सरकार भी आपको एक्स्ट्रा पुश देगी। सरकार यही चाहती है कि लोगों को प्रमोट करना कि आप यहाँ पर आइए एंड अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे सामान बनाइए, हमारे देश को थोड़ा इम्पोर्ट जो डिपेंडेंस है उससे बचाइए। तो अभी सरकार चाहती है कि और जो नए सेक्टर्स हैं जैसे जिनको सनराइज सेक्टर्स कहा जाता है। सनराइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो वाले सेक्टर जिनका सूर्य उदय हो रहा है, जो आने वाले समय में जिनकी बहुत डिमांड होने वाली है चीज़ों की, एंड फ्यूचर के प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन, हम चाहते हैं ना कि हाइड्रोजन से फ्यूल सेल चलें और हमारी गाड़ियां चलें उससे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग है ना, इन स्पेस का टूरिज्म, और ये सभी चीज़ें जो ऑनलाइन जो बहुत सारी जो रेवोल्यूशन चल रही है, इनको सरकार चाहती है इसके दायरे में लेकर आना। तो 8 ऐसी और इंडस्ट्रीज को डिमार्केट किया गया है जो कि सरकार जिन पर एक्सेसिव चाहती है इन्वेस्टमेंट करना एंड PLI दैट मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लागू करना चाहती है। ओके, तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर स्कीम है। एंड देन उसके बाद अगर देखें एक और यहाँ पर न्यूज़ है, वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सरकार ने रिसेंटली ही इसको लॉ बना दिया एंड जो इसको अमेंडमेंट करी रहा था, लॉ तो पहले थे 1955 से, तो लेकिन इसकी अमेंडमेंट को अभी फिर से अप्रूवल मिल चुका है, जो प्रेसिडेंट का भी लॉ बन चुका है। यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो मेजर एक बदलाव किया गया था कि जो आप ECA को ऐसे आर्बिट्ररीली कभी भी इन्वोक नहीं कर देंगे। ठीक है, कुछ एक लॉजिक, कुछ एक पीछे बैकग्राउंड में एक रैशनल होना चाहिए कि कब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया जाएगा, और लगाया जाएगा तो क्या होगा उसके साथ। ठीक है, तो जैसे अभी सरकार ने डिसाइड किया कि हम कभी भी जैसे लगा देते हैं कि आपका जो इंपोर्ट पे बैन, एक्सपोर्ट पे बैन, ECA के तहत हमने सरकार डिसीजन लिया है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो कितनी कमोडिटी आप अपने स्टोर्स में रख सकते हैं उसकी लिमिट डिसाइड कर देती है सरकार। तो वो कहते हैं बहुत आर्बिट्ररी हो जाता है। एंड जो ट्रेडर्स हैं जो चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसी दालें हैं दोस्तों दुनिया में जो सिर्फ साल में एक बार ही जिनकी पैदावार होती है साल में, तो पूरे साल अगर चलानी है तो आपको उनको स्टोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे साल लोग खाएंगे उनको। तो लेकिन एकदम से कभी उस पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग जाता था तो एकदम सडनली उनको लिक्विडेट करनी पड़ती थी अपनी सारी स्टॉक होल्डिंग, वो भी कम दामों पर, सरकार के बताए हुए दामों पर। तो इसलिए उसको थोड़ा सा जो प्रोसेस को ठीक करने के लिए ECA को लाया गया था एंड ECA को अमेंड किया गया था पर्टिकुलरली अभी।
तो यहाँ पर सरकार ने इसको जो क्या बनाया कि अगर जो पेरिशेबल्स हैं उनमें अगर प्राइस राइज होता है, ठीक है, रिटेल प्राइस राइज, वो डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप आगे देख सकते हैं कि वो डिफाइन किया गया है कि अगर 100% इंक्रीज हुआ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में, मतलब सब्जियां एटसेट्रा, एंड 50% इंक्रीज हुआ अगर नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ में अगर प्राइस का पिछले एक साल के अगर हम एवरेज दाम देखें तो पिछले 12 महीने, तो अगर उस जो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया अगर उससे प्राइसेस या तो डबल हो गई या 1.5 गुना हो गई तो किसी प्रोडक्ट की, तो ECA लगाया जा सकता है। तो अभी ECA लगा के होगा क्या? अभी जैसे रिसेंटली मैं आपको केस समझाता हूँ, अनियंस का केस है, प्याज, जो प्याज हैं महंगे होते जा रहे हैं, उसमें देखा कि प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो सरकार ने ECA लगा दिया। एंड ECA लगाकर अभी जो ट्रेडर्स हैं या होलसेलर्स हैं उनको बोल दिया कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या पर्टिकुलर स्टॉक से ज़्यादा सामान अपने पास नहीं रख सकते दिसंबर 2020 तक, क्योंकि आपने अपने गोदाम भरे हुए हैं लेकिन बाहर जनता के पास खाने के लिए प्याज नहीं है, तो गोदाम को खाली कीजिए। एंड वो क्यों किया सरकार कह रही है? क्योंकि अभी प्राइसेस हैं वो डबल हो गए हैं जो प्रीवियस एक साल से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये इसके जो यहाँ पर अभी जो नेफेड है हमारे देश में, नेफेड ने इसीलिए अपने जो अनियन की इन्वेंट्री स्टॉक है उसको अग्रेसिवली मार्केट में लाना शुरू कर दिया है प्राइसेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है। लोगों का फायदा भी है, सरकारों का फायदा भी है इसमें। पैरेलली दोस्तों, पैरेलली यहाँ पर जानना जरूरी है कि नेफेड के बारे में भी, नेफेड जो हमारी मल्टी स्टेट एक कोऑपरेटिव एक सोसाइटी है, इस पर भी हमने जैसे जो कुछ सामान पढ़ा था वैसे क्रैश कोर्स में हमने इसको कुछ स्टडी किया था, सवाल आया पेपर में, थोड़ा मुश्किल सवाल था लेकिन इंसिडेंटली कवर हो रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ कम से कम नोट्स में है वो तो हम ढंग से करके जाए ना, उसके बियॉन्ड कुछ पूछ लिया तब तो भगवान मालिक है, लेकिन नोट्स वाली चीज़ें हमें मिस नहीं करनी, ठीक है। गांधी जयंती पर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी जो, और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये प्राइस सपोर्ट स्कीम चलाती हैं बहुत सारी, ताकि ओवरऑल अगर हम देखें जो नेफेड का एक बहुत बड़ा जो एजेंडा क्या है कि प्राइसेस को कंट्रोल में रखें, ठीक है। अगर हमारे गोदाम में अगर सामान पड़ा है तो और उसकी किसी चीज़ की अगर कीमत बढ़ जाती है तो मार्केट में लाके उसको लिक्विडेट किया जाए, सामान को लाया जाए ताकि प्राइसेस को थोड़ा ठंडा किया जा सके। ऑलराइट, तो ये इसीलिए यहाँ पर नेफेड इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये नेफेड के बारे में भी अगर थोड़ी सी नॉलेज ले लें तो कोई बुराई नहीं है। तो बाकी जो ECA पर सरकार ने जो एक पब्लिश किया पूरा जो की फीचर्स हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, और रादर उसके पहले क्या क्या इसके जो ड्रॉबैक्स है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के कैसे उसको रिमूव किया गया, तो इसके बारे में एक अच्छा ये इन्फोग्राफिक है, इसको भी हम देख सकते हैं। ओके, देन दोस्तों एक न्यूज़ थी यहाँ पर कि RBI ने कहा है वो 20,000 करोड़ की जो सरकारी सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, ठीक है। मल्टी सिक्योरिटी ऑक्शन है कि वेरियस लेवल पर जो डिफरेंट तरह से ऑक्शन होती है एंड वेरियस पीपल कैन हैव डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। उसकी जो मैकेनिज्म्स के बारे में भी जैसे आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मल्टी सिक्योरिटी जो मल्टी प्राइस ऑक्शन काम करती है, कि बहुत सारे बिडर्स डिफरेंट तरह की प्राइसेस जो ऑप्ट करते हैं अपनी जो ऑक्शन के लिए एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंटली। अदरवाइज तो ऐसा होता है ना, मान लीजिए घर की बोली लगाई जा रही है कि आप बोलते हैं कितना 1 करोड़, दूसरा बोलता है 2 करोड़, देन 3 करोड़, तो उस घर की कीमत 3 करोड़ चली जाती है। ऐसा नहीं होता ना किसी को अगर वहाँ पे लेट्स से अगर लोकेलिटी है कोई, तो उस लोकेलिटी में सभी को ही 3 करोड़ का घर पे करना पड़े, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी जो समझ रहे हैं बात की, अगर जो हाउसेज की अगर जो ऑक्शन हो रही है तो वहाँ पर मल्टी प्राइस ऑक्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हाउसेज में वेराइटी है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई छोटा घर है, कोई 200 गज का, कोई 300 गज का, कोई 500 गज का, तो वहाँ पर हमारी मल्टी प्राइस ऑक्शनिंग हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं डिफरेंट जो सक्सेसफुल बिडर्स के लिए। तो अब यहाँ पे जो इसलिए जो 2 तरह की ऑक्शनिंग भी होती है, यूनिफॉर्म प्राइस और मल्टी प्राइस। अब आगे यहाँ पर प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इस पर लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इको की प्लेलिस्ट में। OMOs कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहाँ पर RBI सरकार के बिहाफ पर ही, ठीक है, जो RBI क्या करता है यहाँ पर, RBI जो सरकारी सिक्योरिटीज़ को मार्केट से खरीद रहा है या मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अगर जो अब सिंपल सा इसको अज्यूम कर लीजिए कि लेट्स से कि मार्केट में सरकारी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, मार्केट में लाकर इसको बेच रहा है, ठीक है, सेलिंग हो रही है। तो उसमें क्या होगा कि मार्केट को अगर G-Secs खरीदने हैं, जो सरकारी सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो कैश देना पड़ेगा RBI को कि भाई ये लो पैसे कैश और मुझे सिक्योरिटीज दे दो ये वाली, जो उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कुछ टाइम बाद। तो अब इसलिए मार्केट से कैश निकल जाएगा, गेटिंग इट। अगर RBI सेल कर रहा है, जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है, मार्केट से कैश निकल जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी विल कम डाउन। लेकिन अगर RBI अगर G-Sec खरीद रहा है, RBI कह रहा है मुझे G-Sec मुझे चाहिए, तो RBI को कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है, RBI को कैश पे करना पड़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी विल इंक्रीज। अकॉर्डिंगली
अगर इन्फ्लेशनरी टाइम्स हैं या डिफ्लेशनरी टाइम्स हैं तो अकॉर्डिंगली आरबीआई इस पे कदम उठाता है। ठीक है, थोड़ा सोच सकते हैं कि कब इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई क्या करेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप इस बात को समझ पाए कि अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगाई का टाइम है, तो आरबीआई को मार्केट में या फिर ओएमओ में सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी चाहिए, बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए। ठीक है, समझे बात ये, इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बिल्कुल क्विक, अगर देख लीजिए डेट ऑब्लिगेशंस है ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, सरकार सेंटर और स्टेट दोनों की इसको इशू कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी होती हैं। शॉर्ट टर्म वालों को टी बिल्स कहा जाता है, जो बहुत बड़े वाले होते हैं उनको डेवलपमेंटल लोन्स अगर स्टेट इशू करती हैं, अदरवाइज जो सेंटर अगर इशू करता है तो उनको बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसके मल्टीपल तरह के टाइप्स भी हैं। जो छोटे ट्रेजरी बिल्स हैं 3 टेन्योर्स में आते हैं, 91 डे में मैच्योर हो जाएंगे, 182 डेज में, या जो 1 साल से 1 दिन कम, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना ये, या तो 3 महीने या 6 महीने या फिर जो 1 साल से 1 दिन कम। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स कि आपने अगर 95 रुपीज़ जमा कराए थे तो आपको 100 मिल जाएंगे, जैसे 3 महीने बाद या फिर 6 या फिर जो भी जितने का भी आपने टेन्योर का लिया था, 95 जमा कराए थे 100 मिल गए। इन बिटवीन कोई किस्त नहीं मिलती। ठीक है, कि 95 की चलो थोड़ी किस्त मिल गई 2.5 रुपये की, एक किस्त मिल गई 2.5 की, एक और किस्त मिल गई, नहीं, कोई कूपन नहीं मिलता आपको, कोई किस्त पे नहीं की जाती। देन कैश मैनेजमेंट बिल्स भी होते हैं। सीएमबीज का मतलब क्या होता है कि सरकार को थोड़ा सा कैश चाहिए था तो उसके लिए क्विकली सरकार ने उधार ले लिया। ठीक है, तो टेम्परेरी जो डिस्पैरिटी हो जाती है कैश फ्लो में। देन डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, सरकार बताती है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद आपका पैसा इतना, आपको जो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, तो वो जनरली उसमें ब्याज या तो सालाना ब्याज आता है या हाफ ईयरली, वो लिखा होता है डेटेड सिक्योरिटीज में कि कितना कितना टाइम में आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये बात सिंपल है, इसमें कोई जो दिक्कत भरी दुविधा भरी बात तो नहीं है। ओके, तो आपने मुझे कमेंट में एक बात भी बतानी है, जो सवाल आपसे मैंने पूछा था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक और जो बात हुई, तो ऐसे ही ना जो कुछ न्यूज़ होती है, न्यूज़ से आगे न्यूज़ निकल जाती हैं, हमें एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। तो अभी G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई? सऊदी अरब में हुई। एंड देन ये है क्या दोस्तों, G20 अभी देखो, जैसे एक बात समझनी जरूरी है आपको कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स थे, P5 कहा जाता है। लेकिन दुनिया में ना, जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें तो P5 की बात बन रही थी। ठीक है, कि कोई P5 हो सकते हैं परमानेंट 5, लेकिन अब दुनिया काफ़ी आगे आ गई है, 70 साल बीत चुके हैं, 75 साल बीत चुके हैं उस जंग को हुए। तो उस 75 ईयर्स के बाद अब P5 ही दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखें, इट डज नॉट मेक सेंस। तो इसीलिए इसको थोड़ा ब्रॉडन करना ज़रूरी है। तो यूएन ने तो चलो कोई बदलाव नहीं किया, वो हमारा अलग एक मेंस का सवाल बन जाता है कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। P5 को क्या हम P10 कर दें, P20 कर दें? तो जब तक होगा तो उसके पहले ही इंडिया को कब तक बाहर रखेंगे ना उससे, दुनिया के ऑर्डर से, या जर्मनी को कब तक बाहर रखेंगे, ब्राज़ील को? इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो चुकी हैं दुनिया में, इतना प्रोग्रेस कर चुकी हैं इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली एटसेट्रा। तो इनको अब आप P5 का मेंबर तो नहीं बना पा रहे, ठीक है, क्योंकि यूएन में रिफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन आप बड़ा ग्रुप बना सकते हैं जैसे G20। तो G20 एक ग्रुप बनाया जहां पर सऊदी अरब एटसेट्रा ऐसे बड़ी बड़ी जो कंट्रीज दुनिया में चाहती हैं कुछ, जिनके ना कुछ वहां पर कोई से हो दुनिया के ऑर्डर में, तो G20 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा आगे। ठीक है, अगर P5 यूएन ने खुद को रिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं किया तो G20 विल माइट रिप्लेस जो यूएन का P5। तो इसलिए इसके बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं एटसेट्रा, जो FATF एटसेट्रा बहुत कुछ बनाता है G20। तो G20 के पर सवाल भी पूछा गया यूपीएससी में। तो उसी की जो 10वीं एक वर्षगांठ थी जो एंटी करप्शन को लेकर, कि यहाँ पर एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है एक, जिसका भारत भी मेंबर है, 20 कंट्रीज में भारत मेंबर हो गई ना उसका, हम भारत उसका ऑलरेडी मेंबर है G20 का। तो ये जो एंटी करप्शन वाला जो डिपार्टमेंट है इनका जो ग्रुप है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम करता है, अमीर कंट्रीज का जो ग्रुप है OECD, एंड देन जो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है IMF, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना चाहता है, रादर इंडिया चाह रहा है ब्लैक लिस्ट ही हो जाए पाकिस्तान वहां पर FATF में। देन G20 के आगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक बॉडी है, B20 कहलाती है, बिजनेस 20। देन सिविल सोसाइटी, जो एक तो दोस्तों, एक तो सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, एक होते हैं बिजनेसेस, एक आप और मैं जैसे नागरिक हैं। तो नागरिक हम क्या हैं सभी, जो सिविल सोसाइटी का पार्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे C20 करके भी इनकी एक ऐसे इन्होंने बॉडी बनाई हुई है।
अगर आप देखें ना G20 दोस्तों, G20 में 8 ऐसी डिफरेंट बॉडीज हैं, B20, C20 एक्सेट्रा करके, ठीक है। तो बहुत तरह के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ये। एंड देन उसके बाद ये जो स्टोलन एसेट्स रिकवरी करके एक हमारा इनिशिएटिव है, स्टार इनिशिएटिव, तो उसके साथ भी काम करते हैं ये। तो G20 इसीलिए बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड लेवल पे काम कर रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को साथ लेके काम कर रहा है, इसीलिए G20 इंपॉर्टेंट है और होता जाएगा। भारत में अगला G20 का हमारी मीटिंग होने वाली है, हमने उसको कवर भी किया था बजट में, याद है जब सरकार ने इसके लिए पैसे अलग दिए थे, तो तभी हमने बात की थी। G20 पर सवाल आने का चांस बहुत बढ़ गया, सवाल पेपर में आया भी। ऑलराइट, तो G20 में कौन सी कंट्रीज हैं? 1900 कंट्रीज हैं, एक EU को मेंबर बनाया हुआ है। EU के कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमने बात की हुई है पहले, है ना। एंड देन उसके बाद EU की कुछ कंट्रीज हैं, 1000 बार हमने ये फोटो देख ली। EU की कुछ कंट्रीज हैं जो अदरवाइज वैसे भी बिना, जैसे EU के बाहर भी, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रांस, UK, है ना, यूके चलो EU का पार्ट नहीं है अभी, एंड जैसे जर्मनी, इटली, ये EU का पार्ट होते हुए भी अलग से सेपरेट भी हमारे यहाँ पर G20 का पार्ट है। तो एक और हम जैसे जब बात हमेशा देखते हैं कि स्पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, EU का पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पर मेंबर ऐसे नजर नहीं आता। भारत तो चलो है ही। ऑलराइट दोस्तों, तो ये चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। एक और न्यूज़ करते हैं यहाँ पे कवर। तो सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो ILO बहुत ही ज़्यादा पुरानी एक एजेंसी है दुनिया में। जब आपको शायद ये बात पता हो कि हमने वर्ल्ड वॉर का, अगर आपने लेक्चर देखा है हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 का, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, उसके बाद ऐसी जंग दोबारा ना हो तो एक लीग ऑफ नेशंस करके एक बॉडी बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशंस के अंडर ऐसे जैसे UN है ना अभी, तो लीग ऑफ नेशंस 1934-35 में डिसॉल्व हो गया था क्योंकि इनइफेक्टिव था, उसके पास कुछ ऐसे ना जो एग्जैक्ट देखें तो जो रोल्स नहीं थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, US एक्सेट्रा ने। तो उसके बाद वो ग्रेजुअली खुद से ही जो डिसबैंड हो गया, डिसॉल्व हो गया। एंड देन उसी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी ILO। उसके बाद जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से ऐसे किसी बॉडी की, इंटरनेशनल बॉडी की गठन की जाती है जैसे यूनाइटेड नेशंस, तो उसमें भी ILO को कंटिन्यू किया गया। इनफैक्ट दोस्तों मैं चाहता हूं आपको जानिए कि WHO की हिस्ट्री क्या है, WHO कब बनाया गया था, ठीक है। तो आज का टास्क नंबर 2, WHO क्या, जो लीग ऑफ नेशंस के साथ बनाया गया था या फिर इसके लेटर या फिर इसके UN के साथ बनाया गया, कब बनाया गया, ठीक है। इसका इतिहास जानिए, इंपॉर्टेंट है WHO, क्योंकि बहुत कोविड के चलते बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, देन ILO के जो मैं अभी जैसे न्यूज़ क्या है, अभी जो अभी न्यूज़ तो देखने वाली है कि भारत, एक भारतीय को चेयरमैनशिप मिल गई है इसकी, ठीक है, रादर चेयर वुमेनशिप मिल गई है। तो इसमें बहुत से मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है, जेनेवा में हेडक्वार्टर्स हैं, लेबर को लेकर स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। किसको बनी है किसको नहीं मिली है, तो एक बार देख सकते हैं आप। तो ये वैसे अभी चेयरमैनशिप ही है, ठीक है। ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं अभी अपूर्व चंद्र जी, तो इन्हीं को चेयरपर्सन, एक गवर्निंग बॉडी होती है ILO की, गवर्निंग बॉडी का इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। साल में 3 बार मिलती है, ठीक है, साल में थ्राइस मिलती है ये गवर्निंग बॉडी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके 10 जो इसमें सरकारें भी रहती हैं जो गवर्निंग बॉडी में, उस 10 सरकारों में जो एक भारत की सरकार भी यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेड रहती है। एंड अकॉर्डिंगली इट्स अ ट्रूली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। UN की बहुत सी एजेंसीज हैं जो नाम में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये ILO है जो बहुत इफेक्टिवली बहुत सारी सरकारों के साथ उनकी पॉलिसी मेकिंग में भी काम करती है। तो ILO इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम इसको बात भी करते हैं कि इसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। ओके, देन दोस्तों जो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में एक आखिरी न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर। उन्होंने जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में सर्कुलर इकोनॉमी का कोई हैकेथॉन किया। तो हैकेथॉन्स तो होते रहते हैं नीति आयोग में, आप रोज ही अगर साइट देखेंगे उनकी, तो रोज आपको कोई हैकेथॉन नजर आएगा जहां पर वो लोगों को, बच्चों को, इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करती हैं सरकारें कि आप आइए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, कोई ऐप बनाइए, कोई पर्टिकुलर तरह के कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप जो लोगों का भला करें एक्सेट्रा, एंड सरकार उसको फंडिंग भी दे देती है कई बारी, ठीक है। तो ऐसे हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अभी ये क्रॉस कंट्री है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाहते हैं कुछ करना, ठीक है, कि कैसे हम कि वेस्ट रिडक्शन करें। पैकेजिंग में जो वेस्ट होता है ना, आपने अगर अमेजोन से कुछ सामान मंगवाया हो तो इतना सामान में वो सामान को लपेट कर भेजते हैं, तो उसमें देखिए कितना गत्ता और कितना प्लास्टिक वहाँ वेस्ट जनरेट होता है। तो सामान भी नहीं टूटता, बात सही है, लेकिन वेस्ट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ई वेस्ट एक्सेट्रा बहुत सारे वेस्ट की बात हो रही है। तो सर्कुलर इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी रिसेंटली फेमस होता जा रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में बात क्या करते हैं कि हमें जो आपकी जो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रीयूज़, कि अगर सामान कितना रीयूज़ किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा होता है कि थोड़ा सामान की जो आपकी जो
यूजेज है उसी को ही थोड़ा कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए, कि इतना कैपिटलिज्म एक्सेट्रा में हमें लगता है कि ये नया मोबाइल आया हमें चाहिए, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस करें। एंड देन उसके बाद एक और जो नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ रिफ्यूज़, कि आप ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ ही करना शुरू कर दीजिए। अच्छा प्लास्टिक से बनी है, मुझे नहीं चाहिए आपका थैला, मुझे जूट से बना बैग चाहिए, या फिर ऐसे मैं उसके लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन ऐसा काम को आप प्रमोट कीजिए। ठीक है, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिफ्यूज़। तो इसी को ही आगे फर्दर करते हुए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो बार बार हमें रिप्लेस ही ना करने हो, रिसाइकलिंग हो सकती हो, है ना, रिड्यूस, जो कि वेस्ट को रिड्यूस करते हो, लाइफ साइकिल बेटर हो जाए उनकी, एंड देन उसके बाद अगर हो सके तो उसको रीयूज करने की बात हो, अगर रीयूज करने के बाद अगर फाइनली डिस्कार्ड करना पड़ रहा है तो कलेक्शन बेटर हो और रिसाइकलिंग बेटर हो, ऐसे चीज़ों के इंफ्रा में पैसा लगाया जाए। तो ये साइकिल जो सर्कुलर इकोनॉमी है कि जहाँ पर आपको नया सामान जो नहीं बनाना पड़ता, एग्जिस्टिंग सामान से ही आप जो नेक्स्ट सामान को बना लेंगे। ठीक है, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट करना पड़ेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इकोनॉमीज को डेवलप करने की बात हो रही है अगर हमें सस्टेनेबल लिविंग करनी है तो ये छोटे छोटे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हम ट्राई करते हैं आप तक पहुंचाने की, ताकि आप अगर आंसर्स लिखें तो आंसर्स बेटर हो जाएं, अगर प्री में कुछ सवाल नजर आए तो प्री का सवाल क्रैक कर पाएं, थोड़ी एक्स्ट्रा गप्पे कहानियां जो जनरली जो हम सुनाते रहते हैं आपको एग्जाम में, 1-2 सवाल जो आपके जो सॉल्व करवा देती हैं। तो इसीलिए जो एजेंडा जो सिंपल सा एक यहाँ पर जो आइडिया है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज इंपार्ट की जाए, क्योंकि यूपीएससी आपसे अप्लाई करवा रहा है बस सभी के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा अटेम्प्ट कि आपको कुछ करंट अफेयर्स बताए जाएं। दोस्तों आपके बहुत से जो आपके यहाँ पर जो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लोग पूछते हैं कि व्हाट इज प्री क्योर। दोस्तों प्री क्योर होता है करंट अफेयर्स के लिए, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए। एंड देन जो हमारा एक जो सेम डे इनिशिएटिव जैसे रहता है वो है प्री मिक्स, जिसमें हम 5 मिक्स्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के। मिक्स मतलब उसी सब्जेक्ट के होंगे, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के ही होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स के होंगे या किसी टॉपिक के होंगे, नहीं, इसको करंट भी हो सकता है, स्टार्टिंग भी हो सकता है, एंड डाइवर्स टॉपिक्स के होंगे इकोनॉमी के। तो डे वाइज चलते हैं हम, डे वाइज आज इको का डे था तो इको के सभी करंट अफेयर्स हमने कवर किए पिछले 7 दिन के। ऑलराइट दोस्तों, बाकी तो हमारे जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं एंड कुछ पेड प्रोडक्ट्स भी हैं जहां पर हम पूरा का पूरा जो हमारा पीसीएम कोर्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करते हैं। अगर आप मेंस टारगेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी दोस्तों शुरू होने वाला है। बैच 2, बैच 1 हमारा आंसर राइटिंग कुछ वक्त पहले शुरू हो गया था, बैच 2 आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है। अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं, 2020 टारगेट कर रहे हैं तो मेंस के क्रैश एंड सोशो का क्रैश, पॉलिटी के टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा तो चल ही रही है। तो अब वेबसाइट sleepyclasses.com दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट स्लीपी क्लासेस की बेचारी सिंपल सी, और ये टेलीग्राम ग्रुप, इसमें जाके हम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ आर्टिकल्स या कोई अच्छा वीडियो हम रेगुलरली शेयर करते हैं आपके साथ, ताकि अगर कोई कभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप तक पहुंच जाए। नॉलेज इम्पार्ट करना, उसके बाद नॉलेज को पहुंचाना, दोनों ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।